नमस्कार दोस्तों। सरकारी नौकरी और इतिहास की परीक्षाओं की दिन रात तैयारी कर रहे आप सभी विद्यार्थियों का आज की इस खास क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका इतिहास का अध्यापक हूं और मुझे पता है कि परीक्षा के नजरिए से प्राचीन भारत का इतिहास हमेशा से कितना महत्वपूर्ण और स्कोरिंग विषय रहा है। आज हम एक बहुत ही शानदार और विस्तृत विश्लेषण सत्र शुरू कर रहे हैं। इस क्लास में हम 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक के प्रारंभिक भारतीय समाज को डिकोड करेंगे। हम उन नियमों, अपवादों और सामाजिक ढांचों को समझेंगे जो सीधे आपके एग्जाम पेपर में छप कर आते हैं। और इस पूरे विश्लेषण को समझने का हमारा सबसे बड़ा आधार रहेगा महान महाकाव्य महाभारत। तो चलिए बिना कोई समय गंवाए इस ऐतिहासिक सफर की शुरुआत करते हैं। आगे बढ़ने से पहले फटाफट आज का सिलेबस देख लेते हैं। हमारी रूपरेखा कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले हम महाकाव्य को डिकोड करेंगे, फिर प्राचीन समाज के कड़े नियमों को जानेंगे। उसके बाद उन नियमों के दिलचस्प अपवादों पर बात करेंगे, फिर लिंग और संपत्ति के अधिकारों को समझेंगे, वर्ण व्यवस्था के बाहर की दुनिया देखेंगे और आखिर में आपकी तैयारी परखने के लिए 15 सवालों का एक जबरदस्त क्विक रिवीजन क्विज होगा। भाग 1। आइए शुरुआत करते हैं अपने सबसे बड़े ऐतिहासिक स्रोत को समझने से, यानी महाभारत को डिकोड करने से। अब जरा इस बात पर विचार कीजिए, एक ऐसा ग्रंथ जो पूरे देश में अलग अलग लिपियों और भाषाओं में बिखरा पड़ा था, उसे एक प्रामाणिक रूप देना कितना मुश्किल रहा होगा। 1919 में प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान वीएस सुक्थांकर के नेतृत्व में यह असंभव सा लगने वाला प्रोजेक्ट शुरू हुआ। महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण यानी क्रिटिकल एडिशन तैयार करना। भारत के हर कोने से पांडुलिपियों को इकट्ठा किया गया। विद्वानों ने एक एक पन्ना छाना और उन श्लोकों को चुना जो सभी पांडुलिपियों में समान रूप से मौजूद थे। ये कोई छोटा काम नहीं था, ये एक भगीरथ प्रयास था जिसने हमें इतिहास को समझने का एक बहुत ही प्रामाणिक ब्लूप्रिंट दिया। ये टाइमलाइन आपके एग्जाम्स के लिए बिल्कुल वीआईपी है, इसे रट लीजिए। 1919 में यह महाप्रोजेक्ट शुरू हुआ और क्या आपको पता है इसे पूरा होने में कितने साल लगे? पूरे 47 साल। 1966 में जाकर इसका प्रकाशन पूरा हुआ। ये कोई पतली सी किताब नहीं है, इसमें 1 लाख से भी अधिक श्लोक हैं जो उस समय के समाज का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलकर रख देते हैं। और फिर 1973 में J.A.B. वैन ब्यूटेनन ने इसका अंग्रेजी अनुवाद शुरू किया। तो ये टाइमलाइन साफ बताती है कि असली इतिहास का पुनर्निर्माण रातों रात नहीं होता, इसके पीछे दशकों की मेहनत छिपी होती है। भाग 2। अब हम उस दौर के समाज के नियमों की तरफ बढ़ते हैं, वो नियम जो तय करते थे कि कौन राज करेगा और कौन नहीं। समाज का सबसे पहला और सबसे कड़ाई से लागू होने वाला नियम था पितृवंशिकता। नाम से ही साफ है, पिता के बाद उसकी संपत्ति, और अगर वो राजा है तो उसका सिंहासन केवल उसके पुत्र को मिलेगा, फिर उसके पोते को और फिर परपोते को। महाभारत की जो पूरी मुख्य कथा है ना, कौरवों और पांडवों के बीच का वो विनाशकारी युद्ध, वो और कुछ नहीं बल्कि इसी राजशाही उत्तराधिकार और पितृवंशिकता के नियम को लागू करने की लड़ाई थी। जब बात सत्ता और जायदाद की आती थी तो ये नियम बिल्कुल पत्थर की लकीर माना जाता था। समाज को कंट्रोल करने का दूसरा सबसे बड़ा नियम था वर्ण व्यवस्था। ऋग्वेद के पुरुषसूक्त का ये उद्धरण परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है। ध्यान दीजिएगा, इसमें कहा गया है कि आदि पुरुष के मुख से ब्राह्मण निकले, भुजाओं से क्षत्रिय बने, जंघा से वैश्य और पैरों से शूद्रों की उत्पत्ति हुई। ये बात बहुत गहरी है। असल में ब्राह्मणवादी ग्रंथों ने इस 4 स्तरीय वर्ण व्यवस्था को जस्टिफाई करने के लिए, यानी इसे सही ठहराने के लिए इस मंत्र का इस्तेमाल किया। इसके जरिए उन्होंने ये स्थापित करने की कोशिश की कि समाज में जो भी ऊंच नीच है वो इंसानों की बनाई हुई नहीं है, बल्कि पूरी तरह से दैवीय और ईश्वरीय है। भाग 3। अब किताबी नियम तो हमने देख लिए, लेकिन इतिहास कभी भी इतना सीधा नहीं होता। आइए देखते हैं कि असल जिंदगी में इन नियमों के क्या अपवाद थे। इन पुराने सिक्कों की कहानी बड़ी दिलचस्प है। ये शक और सातवाहन शासकों के सिक्के हैं। धर्मशास्त्रों का तो बड़ा सख्त नियम था कि राजा बनने का अधिकार केवल और केवल क्षत्रियों को है। लेकिन इन सिक्कों को ढालने वाले शासकों ने इस ब्राह्मणवादी नियम पुस्तिका को पूरी तरह से नकार दिया। उन्होंने साबित कर दिया कि सत्ता केवल क्षत्रियों की बपौती नहीं थी। जिसके पास ताकत थी, संसाधन थे और जन समर्थन था, उसने राज किया, चाहे उसका वर्ण कुछ भी क्यों न रहा हो। ये कंट्रास्ट परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, इसे अच्छे से समझ लीजिए। एक तरफ शक शासक थे जो मध्य एशिया से आए थे। ब्राह्मण ग्रंथों ने उन्हें म्लेच्छ या बर्बर कहकर पुकारा, लेकिन जमीनी हकीकत देखिए। इन्हीं म्लेच्छ शक राजा रुद्रदामन ने 2वीं शताब्दी में प्रसिद्ध सुदर्शन झील का दोबारा निर्माण करवाया,
जो एक बहुत बड़ा जनकल्याण का काम था। दूसरी तरफ सातवाहन वंश के राजा गौतमीपुत्र श्री सातकानी थे। उन्होंने खुद को एक अनूठा ब्राह्मण बताया और दावा किया कि उन्होंने अलग अलग वर्णों के बीच शादी ब्याह को रोका है। लेकिन असल में उन्होंने क्या किया? उन्होंने उन्हीं म्लेच्छ शक परिवारों में शादियां की। ये साफ दिखाता है कि जब बात राजनैतिक फायदे की होती थी तो कठोर सामाजिक नियम अक्सर किनारे रख दिए जाते थे। भाग 4। चलिए अब इस बात पर चर्चा करते हैं कि उस समय के समाज में जेंडर यानी लिंग के आधार पर संपत्ति और सत्ता के क्या नियम थे। नियम बहुत ही स्पष्ट और एक तरफा थे। पैतृक संपत्ति, जमीन जायदाद, मवेशी और धन, इन सब पर पुरुषों का पूरी तरह से एकाधिकार था। महिलाओं को आमतौर पर इन मुख्य आर्थिक संसाधनों से बिल्कुल बाहर रखा गया था। उन्हें सिर्फ स्त्री धन पर अधिकार मिलता था। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, इतिहास अपवादों से भरा है। वाकाटक वंश की महारानी प्रभावती गुप्त का नाम इतिहास में बहुत बड़ा अपवाद है। वो एक ऐसी दुर्लभ महिला थी जिनके पास न केवल अपनी संपत्ति थी बल्कि अपनी जमीन भी थी। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में प्रभावती गुप्त का नाम आपको अच्छे मार्क्स दिला सकता है, इसे याद रखिएगा। महाभारत के सबसे दर्दनाक प्रसंगों में से एक द्यूत क्रीड़ा यानी जुए के खेल को याद कीजिए। जब युधिष्ठिर अपना सब कुछ हार जाते हैं और आखिर में अपनी पत्नी द्रौपदी को भी दांव पर लगा देते हैं, तब द्रौपदी भरी सभा में ये तीखा सवाल पूछती हैं, क्या आपने मुझे दांव पर लगाने से पहले खुद को हार दिया था? उनका यह एक सवाल उस युग की महिलाओं की बेबसी और उनकी बेहद कमजोर सामाजिक स्थिति को बेनकाब कर देता है। यह सिर्फ एक कहानी का डायलॉग नहीं है, यह उस समय के संपत्ति और महिलाओं पर स्वामित्व के कठोर नियमों पर किया गया एक बहुत बड़ा प्रहार है। भाग 5। अब अपनी नजर थोड़ी चौड़ी करते हैं। उन लोगों के बारे में बात करते हैं जो इस 4 स्तरीय वर्ण व्यवस्था के ढांचे से बिल्कुल बाहर थे। जो लोग जंगलों में रहते थे उन्हें निषाद कहा जाता था, और जिनकी प्रथाएं ब्राह्मणों से अलग थीं उन्हें अक्सर राक्षस का नाम दे दिया जाता था। लाक्षागृह की घटना एक बहुत ही क्रूर वास्तविकता दिखाती है। जब कुंती और उनके 5 बेटे अपनी जान बचाकर भाग रहे थे तो उन्होंने एक बेगुनाह निषादी महिला और उसके 5 बेटों को उस महल में छोड़ दिया जो वहां जलकर राख हो गए, ताकि दुनिया को लगे कि पांडव मारे गए हैं। ये दिखाता है कि हाशिए के लोगों की जान की कोई कीमत नहीं थी। वहीं दूसरी ओर भीम का राक्षसी हिडिंबा से विवाह और घटोत्कच का जन्म ये दर्शाता है कि कभी-कभी ताकतवर बाहरी लोगों को समाज के ढांचे में शामिल भी कर लिया जाता था। क्या इन सब चीजों का कोई विरोध नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। प्रारंभिक बौद्ध धर्म ने इस पूरी व्यवस्था पर एक बहुत ही तगड़ा और लॉजिकल सवाल उठाया। बौद्ध विचारकों ने ये बात तो मानी कि समाज में अमीर गरीब ऊंच नीच के फासले हैं, लेकिन उन्होंने ब्राह्मणीय ग्रंथों के इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया कि यह जन्म के आधार पर है या ईश्वरीय है। उन्होंने कहा कि ये असमानताएं न तो प्राकृतिक हैं और न ही हमेशा के लिए हैं। जन्म के आधार पर किसी की सामाजिक हैसियत तय करना बौद्ध धर्म के हिसाब से पूरी तरह गलत था। ये उस दौर का एक बहुत बड़ा और क्रांतिकारी विचार था। भाग 6। चलिए अब समय है आपके दिमाग की कसरत का। आज की क्लास से जुड़े 15 बहुत ही महत्वपूर्ण सवालों का क्विक एग्जाम रिवीजन क्विज शुरू करते हैं। पहले 5 रैपिड फायर सवाल आपकी स्क्रीन पर हैं। अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाइए। समालोचनात्मक संस्करण यानी क्रिटिकल एडिशन का नेतृत्व किसने किया? ये किस साल में शुरू हुआ? कौन सा प्राचीन पाठ वर्ण व्यवस्था को सही ठहराता है? महाभारत महाकाव्य में कितने श्लोक हैं? और 1973 में इसका अंग्रेजी अनुवाद किसने शुरू किया? सोचिए। चलिए अपने जवाब चेक कर लीजिए। क्रिटिकल एडिशन का नेतृत्व V.S. सुथांकर ने किया। ये काम 1919 में शुरू हुआ था। ऋग्वेद का पुरुष सूक्त वर्ण को उचित ठहराता है। महाकाव्य में 1 लाख से अधिक श्लोक हैं और 1973 में अनुवाद J.A.B. वैन ब्यूटेनिन ने किया। मुझे उम्मीद है कि आपने ज्यादातर जवाब सही दिए होंगे। राउंड 2। अब राजशाही और अपवादों से जुड़े 5 सवाल। राजाओं ने उत्तराधिकार की कौन सी प्रणाली अपनाई? सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किसने करवाया था? ब्राह्मण ग्रंथों में शकों को क्या कहा जाता था? किस सातवाहन राजा ने विवाह के नियम तोड़े और सातवाहनों ने खुद के लिए किस वर्ण का दावा किया था? और सही जवाब हैं उत्तराधिकार के लिए पितृवंशिकता का इस्तेमाल हुआ। सुदर्शन झील को शक शासक रुद्रदामन ने बनवाया। शकों को म्लेच्छ कहा जाता था। गौतमीपुत्र श्री सातकानी ने अंतर्वर्ण विवाह के नियम तोड़े। और कमाल की बात यह है कि सातवाहनों ने खुद को ब्राह्मण वर्ण का बताया था। आखिरी 5 सवाल
इतिहास की गहराई नापने के लिए तैयार हो जाइए। संपत्ति का अधिकार रखने वाली अपवाद स्वरूप रानी कौन थी? द्रौपदी का वो तीखा सवाल क्या था? घटोत्कच की माता का क्या नाम था? जन्म के आधार पर स्थिति को खारिज करने वाला धर्म कौन सा था? और जंगलों में रहने वालों के लिए कौन सा शब्द इस्तेमाल होता था? आखिरी जवाब मिला लीजिए। संपत्ति वाली रानी थी प्रभावती गुप्त। द्रौपदी का सवाल था, क्या आपने मुझे दांव पर लगाने से पहले स्वयं को हार दिया था? घटोत्कच की माता हिडंबा थीं। जन्म स्थिति को खारिज करने वाला दर्शन प्रारंभिक बौद्ध धर्म था और वनवासियों के लिए निषाद शब्द का प्रयोग होता था। अगर आपने 15 में से ज्यादातर सवालों के सही जवाब दिए हैं तो यकीन मानिए आपकी सरकारी नौकरी की तैयारी बिल्कुल सही ट्रैक पर है। आज की क्लास खत्म करने से पहले आपके सोचने के लिए एक छोटा सा होमवर्क देकर जा रहा हूं। अगर प्राचीन धर्मशास्त्रों के किताबी नियम जमीनी हकीकत से इतने अलग थे और राजाओं या महिलाओं द्वारा बार बार तोड़े जा रहे थे, तो आज हमें इतिहास को किस तरह पढ़ना चाहिए? क्या सिर्फ आदर्श नियमों के रूप में या फिर मानवीय वास्तविकताओं और संघर्षों के रूप में? इस सवाल पर विचार जरूर कीजिएगा। आज के विश्लेषण सत्र में जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मन लगाकर पढ़ते रहिए और अपनी तैयारी मजबूत रखिए।